नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एएलपी, आरपीएफ टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, इनमें से अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में 110% देखने को मिलेंगे। और 2001 से लेकर के अब तक रेलवे का जितना भी एग्जाम हुआ है और उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। और यह एक ऐसा बुक है जिनसे प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और इनमें जीके, साइंस और स्टैटिक जीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। बात करिए आज का पहला प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से मध्यकालीन भारत के पहली महिला शासक कौन थी? अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से याद हो तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताइएगा। तो मध्यकालीन भारत के पहली महिला शासिका जो थी कौन थी? तो रजिया सुल्तान जो थी, ये मध्यकालीन भारत के पहली महिला शासिका थी, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। इसे भी आप याद रखेंगे। और बात करें रजिया सुल्तान के शासनकाल का, तो 1236 से 1240 तक इसका शासनकाल रहा। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? यह जो प्रश्न है काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप याद रखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है। याद रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी 7वीं पंचवर्षीय योजना की कालावधि है? यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे 1985 से 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की अगर बात करें हम लोग, तो 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। और इसका पहला पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो इसका कार्यकाल 1951 से 1956 तक रहा। ये भी आप याद रखेंगे बिकॉज एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें जो लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को समावेश करने का उद्देश्य क्या स्थापित करना है? तो याद रखेंगे सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने का उद्देश्य राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को समावेश करने का। याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विभिन्न संगठन जो है उनका मुख्यालय भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। याद रखेंगे वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। और बात कर ले हम लोग विश्व बैंक का, तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। इसे आप याद रखिएगा। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की अगर बात करें तो डैश में हुई थी। तो केंद्रीय सूचना आयोग की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वर्ष 2005 ईस्वी में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न के आंसर में डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो कौन सा भारतीय राज्य है भगवान का अपना देश के रूप में स्वयं को दर्शाता है? तो याद रखिएगा वो कौन सा राज्य है? तो केरल राज्य की अगर बात करें हम लोग, तो यह जो है भगवान का अपना देश के रूप में स्वयं को दर्शाता है केरल राज्य। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो 10 डिग्री चैनल जो है डैश को पृथक करता है, यानी निम्न में से किसको जो है सो 10 डिग्री चैनल जो है सो पृथक करता है? याद रखिएगा लघु अंडमान एवं
कार निकोबार को ये पृथक करता है 10 डिग्री चैनल। यहाँ पर आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाएं जो है डैश में उल्लिखित है। कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान द्वारा जो भाषा है ये भारतीय संविधान के कौन से अनुसूचित में उल्लेखित किया गया है। तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसका सही जवाब होगा 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाएं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अभी कितने मौलिक अधिकारों का प्रदान किया गया है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अभी कितने मौलिक अधिकार है, तो याद रखेंगे 6 मौलिक अधिकार है, याद रखेंगे। पहले कितना था, 7, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कितने मौलिक अधिकारों की संख्या है, तो 6। ठीक है, देख लेते हैं अगले प्रश्न को। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत सभी प्राधिकरण का स्रोत जो है निम्न में से किनसे है। तो याद रखेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, भारतीय जनता से। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और यह जो प्रश्न है रेलवे का जो इससे पहले जो एग्जाम हुए उन सभी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायतों को सौंपी जाने वाली मदों की सूची जो है ये डैश में दी गई है, यानी कौन सी अनुसूची में दी गई है, तो 11वीं अनुसूची में दी गई है, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की अगर बात करें हम लोग, तो डुरंड लाइन किन दो देशों को अलग अलग करती है, यानी डुरंड रेखा जो है निम्न में से किन दो देशों को अलग अलग करती है। तो क्या सोच रहे हैं आप इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग अलग करती है डुरंड लाइन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रेड क्लिफ रेखा की अगर बात करें हम लोग, तो ये भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। वही मैक-मोहन रेखा की अगर बात करें तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैक-मोहन रेखा बोला जाता है, याद रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से आपका 3 प्रश्न कवर हो गए, याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है 1947 ईस्वी के बाद घटित हुई थी। दिए गए ऑप्शन में से आपको पढ़ करके बताना है कि कौन ऐसी घटना है जो 1947 ईस्वी के बाद घटित हुई थी। तो याद रखेंगे, महात्मा गांधी की हत्या जो की गई थी 1947 के बाद, यानी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या किया गया था। किसके द्वारा, तो नाथूराम गोडसे के द्वारा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि महात्मा गांधी से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिए। ईरानी ट्रॉफी की अगर बात करें तो इसका संबंध जो है निम्नलिखित में से कौन से खेल से है। तो आप लोग को याद ही होगा कि ईरानी ट्रॉफी का जो संबंध है क्रिकेट से है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति की अगर बात करें तो कौन थे, तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन, जिनके जन्म दिवस पे हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो ये भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति थे जो स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। याद रखेंगे, इन सभी पॉइंटों को कोशिश करें, इन सभी एक्स्ट्रा जो पॉइंट मैं बताता हूँ उसको नोट करने की कोशिश जरूर करें। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो द इनसाइडर नामक पुस्तक जो है पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लिखा गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी, यानी पृथ्वीराज चौहान की राजधानी इनमें से कहाँ थी। तो अजमेर की अगर बात करें हम लोग, तो अजमेर जो था ये पृथ्वीराज चौहान की राजधानी था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चाणक्य किसके काल में था, यानी चाणक्य जो है किसके शासन, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था। क्या समझे, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ। तो वर्ष 1907 ईस्वी में हुआ था स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन। अब हम लोग बात कर ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी सही जवाब हो जाता, याद रखिएगा। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो याद रखिए वर्ष 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था और समाप्त कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। याद रखिएगा एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। लखनऊ समझौता भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये कब हुआ? तो वर्ष 1916 में। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो निर्जलीकरण निम्न में से किसकी कमी से होता है? निर्जलीकरण जो होता है निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी से निर्जलीकरण होते हैं, याद रखिएगा। यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो यदि डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो क्या होगा? क्या समझे? यदि डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? तो इंजन काफी खराब चलेगा और अत्यधिक धुआं छोड़ेगा। ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो झड़िया, कुदेरमुख, खेतरी व कुलार खदान क्रमशः संबंधित है, यानी आपको ये बतलाना है कि झड़िया जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बात करें झड़िया का तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कुदेरमुख की अगर बात करें तो ये लौह अयस्क के लिए। वहीं बात करें खेतरी का तो ये तांबा के लिए। वहीं कोलार की अगर बात करें तो ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा यहाँ से आपका 1 2 3 4 प्रश्न कवर हो गए, ठीक है। चलिए बात करें दूसरे प्रश्न का, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? तो 100 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो सलाल परियोजना जो है ये किस नदी पर है? तो बात करें सलाल परियोजना का तो ये चिनाब नदी पर है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है जो हिंद महासागर में है? निम्नलिखित में से वो कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है जो टापू है ये हिंद महासागर में है? तो मेडागास्कर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना करके अपने एग्जाम में सफलता हासिल करिए। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और डेली के क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में।